जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BA स्टूडियो पान में। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है BA 5th सेमेस्टर वालों के लिए है, ठीक है, जो जिसका एक प्रकार से सब्जेक्ट होता है हिंदी मेजर में, ठीक है, जो जिसका आपका पेपर नेम होता है साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना, ठीक है। तो BA 5th सेमेस्टर का हिंदी का आपका सब्जेक्ट है, जिसमें प्रत्येक सब्जेक्ट में 2 पेपर होते हैं। हिंदी में भी हर यूनिवर्सिटी की तरह एक प्रकार से कहें तो हर सब्जेक्ट की तरह 2 पेपर होंगे। तो हिंदी का हमारा जो है आज का पेपर है, फर्स्ट पेपर है। आपको क्वेश्चन बता देंगे, आप लोग थोड़ा थोड़ा आपको सॉल्व भी करा देंगे, आप लोग इसको देख के जाइएगा, ठीक है। पूरे 75 नंबर का लिखित क्वेश्चन है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे सभी यूनिवर्सिटी के लिए। तो खासतौर जो डॉक्टर राममनोहर लोहिया अवर यूनिवर्सिटी, जिसका जो है 2 जनवरी का पेपर लगा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे यूनिवर्सिटी एक प्रकार से जो लिखित क्वेश्चन कराती हैं, तो ऐसे यूनिवर्सिटी के लिए एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक आपका क्वेश्चन होने वाला है आज की वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फटाफट। हर बार की तरह आपका सेक्शन 3 खंडों में विभक्त रहेगा। सेक्शन ए यानी कि खंड आ, खंड बा, खंड सा। तो चलिए देखते हैं खंड आ। खंड आ में पूरे 10 प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं डॉक्टर राममनोहर लोहिया अवर यूनिवर्सिटी की तरफ से। किसी क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको इससे जो है घबराना नहीं है। जो आपका नंबर रहेगा 30 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन जो है सेक्शन ए से आपका पहला क्वेश्चन है। और एक चीज और आपको बता दें, सेक्शन ए से जो प्रत्येक शब्द सीमा आपकी होगी 50 शब्दों में। किसी यूनिवर्सिटी में जो है अधिकतम शब्द सीमा 50 शब्द होगी, किसी में 100 शब्द होगी। इससे आपको घबराना नहीं, अपने हिसाब से आपको लिखना है जो कहा गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपका खंड आ का जो पहला क्वेश्चन है कि जो है काव्य के प्रमुख हेतु जो है कौन कौन से हैं, ठीक है। तो बच्चों काव्य के जो प्रमुख हेतु मुख्य रूप से आपका पहला प्रतिभा हो जाएगा, और दूसरा आपका हो जाए व्युत्पत्ति, और तीसरा जो है आपका अभ्यास। 3 होते हैं, ठीक है। इस तरह आप फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है। आपको बता दे रहे हैं, आप लोग अपने हिसाब से इसको रट लीजिएगा। काव्य लक्षण से क्या अभिप्राय है, ठीक है। काव्य लक्षण क्या होता है? तो बच्चों काव्य लक्षण क्या होता है? काव्य लक्षण का एक प्रकार से उद्देश्य होता है काव्य का जो असाधारण धर्म या विशेषता जो एक प्रकार से अन्य प्रकारों से अलग करती हो, ठीक है, उसे काव्य लक्षण कहा जाता है। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है सेक्शन ए यानी कि खंड आ से कि जो भरत मुनि के जो ग्रंथ का नाम लिखिए, ठीक है। तो बच्चों भरत मुनि के ग्रंथ का जो नाम है नाटक शास्त्र है, ठीक है, नाटक शास्त्र है। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है सेक्शन ए यानी कि खंड आ से कि जो है रस रस ब्रह्मानंद सहोदर का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो बच्चों उनका जो मतलब है एक प्रकार से काव्य के जो है आत्मत्व रस को ब्रह्मानंद जैसी सुखद अनुभूति कराता है, ठीक है। रस को जो ब्रह्मानंद सरोवर कहने के पीछे की एक प्रकार से इतनी वजह है, जैसे कि ब्रह्मानंद शब्द का मतलब मोक्ष पाने के लिए ब्रह्म के स्वरूप में अपने मन अस्तित्व और जो है आत्मतत्व को तल्लीन कर देने की स्थिति में होने वाला सुखद की अनुभूति प्राप्त करना होता है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है सेक्शन यार खंड आ से कि जो है ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक एवं उनके ग्रंथ का नाम बताइए, ठीक है। तो बच्चों ध्वनि प्रवर्तक के सिद्धांत के जो प्रवर्तक एवं उनके ग्रंथ का नाम कुछ इस तरीके का है। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक जो है आचार्य आनंद वर्धन हैं, और उनके ग्रंथ का नाम जो है ध्यान आलोक, ठीक है, ध्वन्य आलोक है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है कि जो है अरस्तु के 2 सिद्धांतों का नाम लिखिए, ठीक है। तो बच्चों अरस्तु के जो दो सिद्धांत है, अनुकरण सिद्धांत एक आपका पहला था और दूसरा आपका विरेचन सिद्धांत। आप लोग दोनों पढ़ लीजिएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 7वां है कि जो है हिंदी कविता की कौन सी धारा जो है मार्क्सवाद से प्रभावित है, उनके 3 कवियों के नाम लिखिए, ठीक है। तो बच्चों देखिए हिंदी कविता की जो धारा है मार्क्सवाद की विभिन्न धाराओं में से मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित रचनाएं हुई हैं, ठीक है। प्रगतिवादी धारा के जो है साहित्यकारों में 3 कवियों के नाम कुछ इस तरीके से रहे हैं, जैसे कि आपका नागार्जुन, ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह, ठीक है, त्रिलोचन, और जो है रांघेय राघव प्रमुख है, ठीक है। इस तरह नाम थे, आप लोग इसको पढ़ के जाइएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है सेक्शन यानी खंड से कि जो है हिंदी के 3 जो है मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों के नाम बताइए, ठीक है। तो बच्चों हिंदू के 3 मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों के नाम कुछ इस तरीके से हैं 3। जैसे आपका पहला हो गया जैनेन्द्र, ठीक है, दूसरा आपका हो जाएगा इला चंद्र जोशी, और आपका तीसरा जो है अज्ञेय है, ठीक है। इस तरह आप लोग इसको पढ़ के जाइएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 9वां है खंड आ से कि जो है आलोचना का तात्पर्य क्या है, डिफिनीशन बताइए, ठीक है। तो बच्चों किसी वस्तु विषय की उसकी समक्ष को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, उसके गुण दोषों एवं उपयुक्तता का विवेचन करने वाली साहित्य विधा होती है, ठीक है। इसमें जो है पाठ अध्ययन विश्लेषण मूल्यांकन का अर्थ निगमन की प्रक्रिया ये सभी चीजें शामिल हैं, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 10वां है सेक्शन यानी खंड आ से कि जो है स्वच्छंदतावादी, ठीक है, स्वच्छंदतावादी कवियों की विशेषताएं बताइए, ठीक है। तो बच्चों स्वच्छंदतावादी कवियों के एक प्रकार से
4 मुख्य विशेषता बताई गई है। पहली विशेषता आपकी हो जाएगी कि जो है स्वच्छंदवादी कवियों ने जो है प्रकृति को स्वतंत्र विषय माना है। ठीक है। फिर आपकी दूसरी विशेषता जो है उन्होंने राष्ट्र प्रेम की भूमिका का विस्तार भी किया है। और फिर आपकी जो तीसरी विशेषता है मुख्य रूप से कि जो है स्वच्छंद कवियों ने जो है परंपरा के प्रति प्रेम, राष्ट्रीयता और कल्पना को अपनी रचनाओं में अभिव्यक्त किया है। ठीक है। फिर आपका चौथी जो थी कि जो है स्वच्छंद कवियों ने जो है अंतर विरोधी स्थितियों और मुद्राओं को सफलतापूर्वक एक प्रकार से कहीं ना कहीं चित्रित भी किया है। ठीक है। फिर आपका अगला सेक्शन है सेक्शन बी यानी कि खंड बा। खंड बा में क्या है 7 से 8 प्रश्न दिए जाएंगे। ठीक है। जिसमें आपको केवल 4 ही प्रश्नों के उत्तर देना होगा। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए जो है 150 शब्दों में प्रत्येक क्वेश्चन का आपको उत्तर लिखना है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए जो है यहाँ पर आपका 4 × 6 यानी कि जो है प्रत्येक क्वेश्चन के लिए सेक्शन अंक निर्धारित हैं। टोटल आपके 24 अंक मिलेंगे सेक्शन बी से यानी खंड बा से। ठीक है। तो चलिए देखते हैं खंड बा यानी खंड बा का आपका पहला क्वेश्चन जो है अलंकार और अलंकार्य के अंतर को स्पष्ट करें। ठीक है। तो बच्चों अलंकार का मतलब होता है एक प्रकार से अलंकारी का मतलब होता है कि जिसकी शोभा बढ़ती है वहीं पर जो अलंकार का मतलब होता है जिससे शोभा बढ़ती हो। ठीक है। जैसे कि आपका हो गया अलंकार्य शब्द जो है अर्थ को कहते हैं, जबकि अलंकार शब्द एक प्रकार से वक्रोक्ति को कहा जाता है। ठीक है। अलंकार्य को 2 भागों में बांटा गया है। पहला आपका प्रत्यक्ष और दूसरा आपका मूल। ठीक है। जिसमें प्रत्यक्ष का मतलब बताया गया शब्द और एक प्रकार से मूल का अर्थ बताया गया अर्थ। ठीक है। जबकि मूल का मतलब है रस। ठीक है। इस तरह आप लोग लिख लीजिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है खंड बा से कि जो है वक्रोक्ति सिद्धांत के महत्व पर प्रकाश डालिए। ठीक है। बच्चों वक्रोक्ति सिद्धांत कुछ के महत्व पर प्रकाश डालना है। तो वक्रोक्ति सिद्धांत जो है भारतीय काव्यशास्त्र का एक मौलिक सिद्धांत है। ठीक है। वक्रोक्ति सिद्धांत के जो है प्रतिष्ठापक आचार्य कुंतक हैं। ठीक है। इस सिद्धांत में जो है संपूर्ण काव्य को जो है स्वीकृति मिली है। इसमें जो है कला पक्ष पर ज्यादा जोर दिया गया है, लेकिन इसमें जो है वस्तु पक्ष और भाव पक्ष का भी समावेश इसमें देखने को मिलता है। ठीक है। इस सिद्धांत के मुताबिक जो है वक्रोक्ति काव्य का एक व्यापक, ठीक है, सुंदर और रुचिर तत्व माना गया है। इस तरह आप लोग थोड़ा और तैयारी करके लिख लीजिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है सेक्शन बी से खंड बा से और सीरियल नंबर चौथा है कि जो है काव्य हेतु और जो है काव्य प्रयोजन में अंतर लिखिए। ठीक है। तो बच्चों काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन में अंतर आपको बताना है। तो काव्य हेतु क्या होता है? काव्य हेतु का मतलब होता है कि काव्य की रचना के लिए जरूरी प्रतिभा, ठीक है, व्युत्पत्ति, अभ्यास, ठीक है, वगैरह साधन। वहीं पर जो है काव्य प्रयोजन का मतलब है कि काव्य रचना का मकसद है। ठीक है। फिर आपका जो है काव्य हेतु रचना का कारण भी कहा जाता है, काव्य रचना का कारण भी कहा जाता है काव्य हेतु को। वहीं पर जो काव्य प्रयोजन का मतलब कि काव्य रचना से मिलने वाले फल जैसे धन, यश, आनंद, वैराग्य। ठीक है। फिर काव्य हेतु में जो है हेतु का मतलब होता है कारण। काव्य हेतु के 3 मुख्य रूप माने जाते हैं आपका प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। ठीक है। इस तरह आप लोग इसको बारे में लिख लीजिएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है सेक्शन बी से खंड बा से सीरियल नंबर जो आपका 5वां है कि जो है अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। ठीक है। तो बच्चों अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत कुछ इस तरीके से थे। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत यह मानता था कि जो है सभी सत्य वास्तविकता के अनुभव से पैदा होते हैं। ठीक है। अरस्तु के मुताबिक जो है बच्चे अपने अध्यापकों के बोलने का अनुकरण करते हैं, उसी तरह हम बच्चे अपने आसपास की वास्तविकता का भी अनुकरण करते हैं। ठीक है। अरस्तु ने काव्य को प्रकृति की अनुकृत माना है। अरस्तु के मुताबिक जो है अनुकरण आनंद का तत्व अनिवार्य रूप से निहित होता है। अरस्तु ने जो है कला और साहित्य को प्रशंसनीय, ग्राह्य और संरक्षणीय सिद्ध किया है। अरस्तु ने यह भी कहा था कि ज्ञान का उद्देश्य जो है ज्ञान के लिए नहीं बल्कि एक अच्छे जीवन जीने के लिए होता है। ठीक है। इस तरह आप लोग इसके बारे में लिखिएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है खंड बा से और सीरियल नंबर 6वां है कि जो है रिचर्ड, ठीक है, रिचर्ड के जो है संप्रेषण सिद्धांत पर प्रकाश डालिए। ठीक है। तो बच्चों रिचर्ड के मुताबिक जो है किसी दूसरे व्यक्ति की अनुभूति को अनुभव करना ही संप्रेषण होता है। इसे जो है संप्रेषण का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है। उनका मानना था कि संप्रेषण एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ठीक है। संप्रेषण के लिए भाषा का विशेष महत्व बताया गया है। संप्रेषण की प्रक्रिया में एक प्रकार से मुख्य रूप से जरूरी मानी गई है। जैसे कि कवियों कलाकार की अनुभूति व्यापक और प्रतिभाशाली होना चाहिए और जो है अनुभूति के लक्षण छेड़ों में आवेशों और व्यक्तिगत ढंग से संतुलन होना चाहिए।
ठीक है। कलाकार या कवि में जो है जागरूक निरीक्षण शक्ति होनी चाहिए। कलाकार और प्रेक्षक के अनुभव में तालमेल होना चाहिए। ठीक है। कलाकार में जो है साधारणता का गुण भी होना चाहिए। ठीक है। इस तरह जो है इनके संप्रेषण सिद्धांत दिए थे इन्होंने। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 6वां है और सीरियल नंबर जो आपका 7वां है खंडवा से, कि जो है मनोविश्लेषणवादी आलोचना पद्धति पर प्रकाश डालिए। ठीक है। तो बच्चों मनोविश्लेषणवादी जो आलोचना के सिद्धांत थे, यह जो है सिगमंड फ्रायड के जो है मनोविश्लेषण सिद्धांतों पर आधारित है। यह पद्धति में एक प्रकार से इस पद्धति में जो है ग्रंथों और उनके पात्रों का विश्लेषण ज्यादातर किया जाता है। ठीक है। जैसे कि पात्रों की अचेतन प्रेरणाएं, पात्रों को मनोवैज्ञानिक संघर्ष, मानव मानस को जो है प्रतिबंधित करने के तरीके, कथा के भीतर जो है अंतर्निहित इच्छाएं और भय, ठीक है, दमन, कामुकता और पहचान जैसे विषय इस तरह शामिल थे। ठीक है। फिर आपका जो है मनोविश्लेषणात्मक आलोचना लेखक के इरादे से जुड़ी नहीं होती है। ठीक है। मनोविश्लेषणात्मक आलोचना में जो लेखक के दबाव गए इरादों की तलाश की जाती रहती है। आप लोग इसकी भी तैयारी अच्छी तरह से करके जाइएगा। यह जो प्रश्न है हर यूनिवर्सिटी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 7वां है, सीरियल नंबर 8वां है खंडवा से, कि जो है उत्तर संरचनावाद पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है। तो बच्चों उत्तर संरचनावाद क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो है उत्तर 20वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांस में जो है उभरा एक बौद्धिक आंदोलन है। ठीक है। यह दर्शन और साहित्यिक सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। उत्तर संरचनावाद के खिलाफ एक जो है प्रतिक्रिया के रूप में विकसित हुआ है। ठीक है। उत्तर संरचनावाद में जो है पूर्व स्थापित संरचनाओं के भीतर दुनिया की व्याख्या करने का विचार नहीं अपनाया जाता है, जबकि जो है उत्तर संरचनावाद में संस्कृत को अर्थ से अविभाज्य माना भी जाता है। ठीक है। उत्तर संरचनावाद में जो है प्रवचन विश्लेषण को सामाजिक वैज्ञानिक प्रयास के केंद्र में भी रखा जा सकता है। ठीक है। इस तरह आप लोग इसको बारे में लिख लीजिएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 8वां है खंडवा से, कि जो है मार्क्सवादी आलोचना का अभिप्राय स्पष्ट करिए। ठीक है। तो बच्चों मार्क्सवादी आलोचना का जो अभिप्राय है मुख्य रूप से विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं, अभियानों और जो है शैक्षणिक विषयों से हुई है। ठीक है। इसमें जो है हठ धार्मिकता के बारे में समान बौद्धिक आलोचना, आंतरिक स्थिरता की कमी और जो है भौतिकवाद यानी कि जो दार्शनिक और ऐतिहासिक दोनों, ठीक है, से संबंधित आलोचना तर्क जो है मार्क्सवाद इस प्रकार का ऐतिहासिक नियमितवाद है। ठीक है। यह जो है व्यक्तिगत अधिकारों के दमन की आवश्यकता है। ठीक है। साम्यवाद के जो है कार्यान्वयन के साथ मुद्दे और मूल्य संकेतों की विकृति या अनुपस्थिति और कम प्रोत्साहन जैसे आर्थिक मुद्दे भी शामिल हैं। ठीक है। इसमें फिर आपका अगला सेक्शन जो है खंड सा यानी कि जो है सेक्शन सी। खंड सा में क्या है, पूरे आपको जो है 4 प्रश्न दिए जाएंगे हर यूनिवर्सिटी में लगभग। इसमें से आपको जो है केवल 2 ही प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए जो है 10.5 नंबर आपको दिए जाएंगे। ठीक है। जिसके लिए जो है 21 नंबर आपको मिलेंगे खंड सा से। और प्रत्येक क्वेश्चन का जो आपको उत्तर लिखना है 450 शब्दों में प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर लिखना है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपका खंड सा का आपका पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि जो है काव्य, ठीक है, काव्य परियोजन के जो है तात्पर्य को स्पष्ट करें और प्रमुख जो है काव्य परियोजनों पर प्रकाश डालिए। हम थोड़ा थोड़ा आपको हिंट बता दे रहे हैं, आप लोग जो है इसको तैयारी अच्छी ढंग से करके जाइएगा आपकी परीक्षा में। ठीक है। तो बच्चों काव्य परियोजन का मतलब जो माना जाता है एक प्रकार से काव्य रचना का उद्देश्य या फिर रचना की जो है आंतरिक प्रेरणा शक्ति। ठीक है। काव्य परियोजन जो है काव्य रचना से मिलने वाला फल है, जैसे कि धन, यश और आनंद, वैराग्य। ठीक है। काव्य परियोजन और काव्य हेतु में अंतर होता है। काव्य जो परियोजन का मतलब है कि मिलने वाला फल है, जबकि जो है काव्य हेतु का मतलब है काव्य रचना के कारण जो है जैसे कि प्रतिभा, अभ्यास, व्युत्पत्ति, समाधि। ठीक है। इस तरह आप लोग इसके बारे में लिख लीजिएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूरे आपको 450 शब्दों में लिखना है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है। 450 शब्दों से ज्यादा आपको नहीं लिखना है, लेकिन इससे कम भी नहीं लिखना है। इसकी तैयारी आप लोग जो है सेक्शन सी में हर क्वेश्चन की तैयारी अच्छी ढंग से करते जाइएगा। ठीक है। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन जो है सेक्शन सी से खंड सा से कि जो है भरत मुनि के जो है रस सूत्र पर प्रकाश डालते हुए रस की परिभाषा प्रस्तुत कीजिए। ठीक है। तो बच्चों भरत मुनि के मुताबिक जो है रस की परिभाषा विवाह और भाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से जो है रस की उत्पत्ति हुई है। ठीक है। रस जो है भारतीय काव्य शास्त्र का जो है एक अहम सिद्धांत है। यह सिद्धांत जो है इस बात पर केंद्रित है कि जो है काव्य या नाटक में भाव को इस तरह से पेश किया जाए कि दर्शकों या पाठकों को गहरा और अंदर आनंदमयी अनुभव मिल सके। ठीक है। भरत मुनि के मुताबिक जो है रस व भावनात्मक प्रक्रिया है जो दर्शकों या सहृदयों में प्रेरित होती है। रस नाटक का आविर्भाव और सार तत्व है। रस को जो है पाकर रस के समान भौतिक माना गया है।
ठीक है। भरत मुनि ने अपने नाटक शास्त्र में 8 नाटक शास्त्रों का एक प्रकार से कहें तो उल्लेख किया है। ठीक है, इस तरह का आप लोग लिख लीजिएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है खंड 7 से कि जो है टी.एस. एलिट, ठीक है, टी.एस. एलिट की जो है काव्य संबंधी अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो बच्चों टी.एस. एलिट के काव्य संबंधी अवधारणा कुछ इस तरीके से थे। उनके मुताबिक जो है, उनके सिद्धांत के मुताबिक जो है कवि और जो है कलाकार अलग अलग संस्थाएं हैं। ठीक है, संस्थाएं हैं। कवि का अपना कोई जो है व्यक्तित्व नहीं होता है। वह अपने व्यक्तित्व, भावना और अनुभव को जो है अपनी कविता के बारे में जो है डुबो देता है। ठीक है, और फिर इस कविता में जो है भावनाओं को मुक्त करना नहीं, बल्कि जो है भावनाओं से पलायन करना चाहिए। कवि जो है अपनी कविता का इस्तेमाल आत्म अभिव्यक्ति के लिए नहीं करना चाहिए कवि को। ठीक है, साहित्यिक समीक्षा के लिए एक नई पद्धति विकसित की, जिसे जो है न्यू क्रिटिज्म के नाम से भी जाना जाता है। इस पद्धति में जो है वैश्विकता के स्थान पर, ठीक है, वस्तुपरकता पर जोर दिया गया। ठीक है, एलिट ने जो है परंपरा को सर्वथा त्याज्य नहीं बताया। उनका जो मानना था कि परंपरा जो है अब अविच्छिन्न प्रवाह है, जो अतीत के जो है साहित्य उत्तरमान से वर्तमान को समृद्ध बनाती है। ठीक है, उनका मानना था कि जो साहित्य में हमें जीने की कला सिखाए वही महान होता है, टी एलिस के द्वारा। ठीक है, इस तरीके का आप लोग इसके बारे में लिखिएगा। फिर आपका नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है सेक्शन सी से यानी खंड 7 से, जो है अभिजातवाद, ठीक है, के अभिप्राय को स्पष्ट करते हुए जो है अभिजातवाद की जो है प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो बच्चों अब अभिजातवाद का मतलब जो होता है कि किसी समाज में जो है कुछ चुनिंदा लोग ही ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं और जो है उनका समाज पर जो है रचनात्मक असर पड़ता है। ठीक है, जैसे कि अभिजातवाद की मान्यता है कि बुद्धि, धन, शक्ति, प्रसिद्धि, अनुभव, वंश जैसे जो है गुणों वाले लोग समाज के लिए जो है ज़्यादा रचनात्मक होते हैं। ठीक है, अभिजातवाद सिद्धांत के मुताबिक समाज में सत्ता, संसाधन, फैसले लेने का अधिकार जो है एक छोटे और शक्तिशाली अभिजात वर्ग के पास होता था। ठीक है, अभिजातवाद सिद्धांत के मुताबिक जो है अभिजात वर्ग के लोग उच्च वर्गों से आते हैं और आमतौर पर जो है दूसरों के मुकाबले ज़्यादा संसाधनों तक पहुँच एक प्रकार से रखते हैं। ठीक है, इसके मुताबिक जो है क्लासिज्म भी कहा जाता है इसको, जो है क्लासिज्म जो है मूल रूप से जो है लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, नव अभिजातवाद में कला और साहित्य में जो है संतुलन, संयम, अनुशासन, व्यवस्था और तर्क संगत पर भी जोर दिया गया है। ठीक है, तो बच्चों जितने भी हमने सेक्शन सी से आपको 4 क्वेश्चन बता रहे हैं, इसमें से जो है आपका 2 क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो खासतौर पर यह वीडियो जो है सभी यूनिवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण है, जिसका जो है लिखित क्वेश्चन होता है हिंदी का। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा 5th सेमेस्टर का। तो बच्चों आज के लिए इतने, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।